हम लोगों ने पर्यावरण के विषय के तहत पारिस्थितिकी तंत्र पे बात कर रहे थे और इससे पहले वाली क्लास में हमने पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के प्रकार पे चर्चा शुरू किए थे। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इसमें हमने स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पे बात शुरू किए थे। इसको भी कई भागों में बांटकर हमने शुरुआत किया था, देखा था। वन पारिस्थितिकी तंत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में आपसे पूरी बात हो गई थी और कुछ कॉन्सेप्ट था जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है लेकिन महत्वपूर्ण था जानने के लिए कि कटिबंध क्या है, इन सब पे हमने चर्चा किया था। वन पारिस्थितिकी तंत्र, और इसी में हमको बात करनी है। आज जो बात हम करेंगे वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वनों की बात करेंगे। देखिए, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी 3 प्रकारों से बांटा जाता है। एक तो हमने बात कर लिया था उष्णकटिबंधीय वन, और ये उष्णकटिबंधीय वन भी 2 तरीके से हो सकते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, या मानसूनी वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों पे हम आपसे पूरी बात कर लिए थे, ठीक है। अब बातें जो आज हमको करनी है वो पर्णपाती वन, पर्णपाती या इसी को मानसूनी वन कहते हैं, ठीक है। मानसूनी वन पारिस्थितिकी तंत्र, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे प्रमुख विशेषता जो आप सब जानते होंगे कि ये किसी खास मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनका क्षेत्र कौन सा है, इनका विस्तार कहाँ पे पाया जाएगा। तो आपको एक चित्र हमने बनाया था पृथ्वी की ये, और कहा था कि ये उष्णकटिबंध जो होता है वो 0 से 30 डिग्री तक होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 30 डिग्री अक्षांश है। लेकिन उष्णकटिबंध जो सदाबहार वन होते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा आपसे कर लिया है, उनका विस्तार विषुवत रेखा के आसपास रहता है, ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास। तो इसका अर्थ ये होगा कि जितनी क्षेत्रों में सदाबहार वन है उसके बाद वाला जो ये क्षेत्र खाली बच रहा है, यहाँ पे कौन से वन होंगे? तो यहीं पर पाए जाएंगे कौन से वन? पर्णपाती वन, ठीक है। क्योंकि उष्णकटिबंध वाला ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये इतना क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंध का है, इसलिए कहा गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब ये मानसूनी वन इनका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि किसी मौसम में ये हरे भरे होते हैं और किसी खास ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कारण है कि इस क्षेत्र में 30 डिग्री के आसपास तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है। जो सदाबहार वन है वो पृथ्वी पर 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाएगा, ठीक है। और जो पर्णपाती वन है इसी का, मान लो कि उष्णकटिबंध यहाँ तक होगा इसका, ठीक है। ये उष्णकटिबंध का मतलब होगा कि जहाँ पे उष्णता यानी गर्मी अधिक हो, तो वो 30 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में मिलेगा। लेकिन जो सदाबहार वन है ये वन आपको विषुवत रेखा के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है, लगातार बारिश होती है और बहुत घने जंगल होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो वन है वो सदाबहार मिलेंगे, हर मौसम में हरे भरे मिलेंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, अर्थात 30 डिग्री या 15 से 30 तक दोनों गोलार्धों में, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको पर्णपाती वन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक हो जाता है, वाष्पीकरण अधिक होने लगता है, वर्षा कम होती है या ना के बराबर होती है। तो इसलिए यहाँ पे वन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं गर्मी के मौसम में, ताकि वाष्पीकरण कम से कम हो सके, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिरा देते हैं, ये अनुकूलन है इनका, ठीक है, ताकि ये वाष्पीकरण से बच सकें, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी जल बहुत कम है, क्योंकि वर्षा तो बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। तो जब जल कम है तो ये अपनी पत्ती गिरा के वाष्पीकरण से बचने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि जल को सुरक्षित रह सके। यहाँ पर अब चूंकि सदाबहार वनों पे रोज वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पे इसकी अपेक्षा कम वर्षा होगी। तो ये भी आप एक पॉइंट लिख लिए कि सदाबहार वन की अपेक्षा कम वर्षा है, ठीक है, कम वर्षा होती है। अब इनका क्षेत्र क्या होगा? आप अगर मैप उठाएंगे, एटलस उठाएंगे, तो 30 डिग्री 15-20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से लेकर के आप 30-35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक जितने भी क्षेत्र मिलते हैं आप वहाँ देख सकते हैं कि ये वन
पाए जाएंगे। जैसे आप दक्षिण पूर्व एशिया वाला हिस्सा देख लें, दक्षिण पूर्व एशिया, ब्राज़ील के जो क्षेत्र है, कुछ दक्षिणी ब्राज़ील कह सकते हैं आप, क्योंकि उत्तरी ब्राज़ील में तो सदाबहार वन पाया जाता है, अमेजन वन। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर वाला क्षेत्र, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ऐसे आप इस अक्षांश पे 20 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के सहारे जितने भी क्षेत्र मिलते हैं आपको, वहाँ इस तरह का वन पाया जाएगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई उष्णकटिबंधीय वनों की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार के वन पारिस्थितिकी तंत्र की, जिसे मध्य अक्षांशीय वन क्षेत्र या वन पारिस्थितिकी कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय वन पारिस्थितिकी, ठीक है, इसी को समशीतोष्ण वन पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। मध्य अक्षांशीय वन पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये मध्य अक्षांश में पाया जाएगा। ये आपने देखा कि जो 30 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र है, इसी बीच में ये वन पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो वृक्ष होते हैं, यूकेलिप्टस है, मैग्नोलिया, ये सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होंगे, यूकेलिप्टस, मैग्नोलिया। आपने एक वृक्ष का नाम सुना होगा, चेस्टनट, बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष होता है। मैपल्स है, चेस्टनट है, ये सारे इंपॉर्टेंट वृक्ष हैं जो इस तरीके के मध्य अक्षांशीय वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं। और आपको पता है वर्षा की मात्रा यहाँ पे अपेक्षाकृत कम हो जाती है। ठीक है, इसमें भी सदाबहार कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा रेगुलर मिलती है वहाँ पे सदाबहार वन होते हैं, अदरवाइज पर्णपाती वन होते हैं। इसमें एक विशेषता और होती है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में एक प्रकार का वन पारिस्थितिकी और होता है, भूमध्य सागरीय। ये कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इनका जो क्षेत्र होता है वो महाद्वीपों का पश्चिमी क्षेत्र होता है। ठीक है, मध्य अक्षांश में ही ये भी पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिम भाग में। ये आप ध्यान रखिएगा। इनकी विशेषता क्या है कि रसदार फलों की जो पैदावार है यहाँ पर अधिक होती है। जैसे अंगूर हो गया, नींबू प्रजाति के संतरे वगैरह हो गए, जो रसदार फल होते हैं उनकी उत्पादकता यहाँ बहुत अधिक होती है। तो अगर रसदार फलों की उत्पादकता यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे शराब उद्योग भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ पे एक खास बात और है इस पारिस्थितिकी में कि जाड़ों में वर्षा होती है। ठीक है, यानी ठंडी में वर्षा होती है। शंकुधारी वन या टैगा जलवायु वाला क्षेत्र होता है, उसको देख लेते हैं। इसकी कुछ विशेषता है, टैगा या शंकुधारी वन। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं, जो भी पेड़ होते हैं, उनका जो शीर्ष होता है कुछ इस आकार का होता है। ये पेड़ है, ठीक है, आप ऐसे देखेंगे, ये नुकीले टाइप के पेड़ होते हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं वो भी नुकीली होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जिन क्षेत्रों में है आर्कटिक वृत्त के चारों ओर पाए जाते हैं और यहाँ पर होती है बर्फबारी। ठीक है, आर्कटिक वृत्त के चारों ओर, और इस तापमान पे या आर्कटिक वृत्त के चारों तरफ होती है बर्फबारी ठीक ठाक। तो अगर ये पेड़ नुकीले नहीं होंगे तो इनकी शाखाओं पर बर्फ का जमाव होगा और शाखाएं टूट जाएंगी। अगर ये नुकीले हैं तो बर्फ गिरता है और दोनों तरफ सरक जाता है और ये पेड़ सुरक्षित होते हैं। ठीक है, तो इनकी ये खास विशेषता है, आप ध्यान में रखिएगा। वर्षा अच्छी होती है, लेकिन किसके रूप में? हिम के रूप में वर्षा होती है, हिमपात होता है यहाँ पे। ठीक है, इस क्षेत्र में जो वृक्ष होते हैं इनकी लकड़ियाँ मुलायम होती हैं। अगर मुलायम लकड़ियाँ हैं तो फिर कौन सा उद्योग यहाँ डेवलप होगा? निश्चित रूप से कागज उद्योग बहुत ज़्यादा यहाँ डेवलप होता है। चीड़ है, देवदार है, इसके वृक्ष, चीड़, देवदार, स्प्रूस, इनकी संख्या, इस तरीके के वृक्ष होते हैं जो आर्थिक महत्व के हैं। आर्थिक महत्व के इसलिए हैं क्योंकि कागज उद्योग में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि लकड़ियाँ मुलायम होती हैं ना, कागज लुगदी तैयार करने में आसानी होती है। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं वन पारिस्थितिकी के बाद में घास पारिस्थितिकी तंत्र की। घास पारिस्थितिकी तंत्र,
इसकी विशेषताएं कुछ इंपॉर्टेंस हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। पहली चीज़ तो इस पारिस्थितिकी तंत्र में, इस इकोसिस्टम में जो शाकीय पौधों का आवरण होता है, अर्थात ऐसे पौधे जो छोटे छोटे हैं, घास फूस, उनका ज़्यादा कवरेज होता है। कुछ वृक्ष पाए जाते हैं बीच बीच में, लेकिन ज़्यादातर क्या है, घासें ही पाई जाती हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, वृक्षहीन, वृक्षहीन का मतलब वृक्ष कम से कम पाए जाते हैं। वृक्षहीन शाकीय पौधे, शाकीय पौधों का आवरण होता है। आवरण का मतलब होता है ढका होना। अगर वो पूरा का पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे घास पाई जाती है, तो फिर वहाँ पे चरने वाले जानवरों का विकास ज़्यादा होगा। तो ऐसे जीव होंगे वहाँ पे, ऐसे जानवर होंगे जो घास को क्या करते हैं, अपना आहार बनाते हैं। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र में गधा, चिंकारा, जेब्रा, इन सब का क्या है, प्रभुत्व होगा। जेब्रा, ये सब बहुत भारी संख्या में इस क्षेत्र में पाए जाएंगे। अब अगर किसी क्षेत्र में घास है तो घास को चरने वाले जानवर हैं, गाय, भैंस, इन सब का भी अच्छी खासी संख्या होगी वहाँ पे। तो इसका अर्थ हो गया कि दुग्ध उत्पादन और मांस प्रोडक्शन उस क्षेत्र में अधिक होगा। ठीक है, दुग्ध उत्पादन और मांस उद्योग, इसका विकास तेजी से होगा। या मांस उद्योग का अर्थ होगा चमड़ा उद्योग। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, मांस उद्योग ब्रैकेट में लिख लीजिए, चमड़ा उद्योग। तो विश्व में आपने भूगोल पढ़ा होगा, चाहे वो सवाना का मैदान हो, चाहे प्रेरी का मैदान हो, चमड़ा उद्योग या बूचड़खाना उद्योग का विकास और डेयरी उद्योग, इन तीन उद्योगों का विकास वहाँ पे उस मैदानी क्षेत्र में अधिक होता है। आप अक्सर जीएस में या वर्ल्ड मैपिंग में पढ़ते भी होंगे कि इन क्षेत्रों में ये तीन इंडस्ट्री डेवलप होती हैं। पहला दुग्ध उत्पादन, दूसरा बूचड़खाना यानी मांस उत्पादन, और अगर बूचड़खाना है तो उनसे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है चमड़ा, तो चमड़े से चमड़ा उद्योग। आप हैं, कीटों की बहुत सारी प्रजातियाँ मिलेंगी, घास वास में आप देखते हैं बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं, इनकी प्रजातियाँ भी बहुत सारी मिलेंगी। ये मैदान जो है वो उष्ण और शीतोष्ण, निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांश दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांश दोनों जगहों में, इस बीच में आपको सारे मैदान मिल जाते हैं। निम्न व मध्य अक्षांशों में इनका विस्तार है। ठीक है, प्रश्न यहां तक नहीं बनता, ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप पढ़े हैं कहीं पे कोई जगह और प्रश्न बन जाए कि क्या उस घास के मैदान में ऑप्शन दे दे कि इस घास के मैदान में प्रेरी घास का मैदान है मान लीजिए, या बेल्ट है या स्टेपीज है, कोई नाम दे दे घास का मैदान, और उसमें ऑप्शन दे दे कि किस उद्योग का विकास अधिक होगा, तो ऑप्शन में आपको दुग्ध उत्पादन मिल सकता है, मांस उद्योग मिल सकता है, चमड़ा उद्योग, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में आपको मिल सकता है। तो आप बेझिझक वहाँ पे इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं कि विश्व में बहुत सारे जो घास के मैदान हैं उन मैदानों का नाम, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनते हैं, मिलाने के लिए पीसीएस में या यूपीएससी में दे देता है क्वेश्चंस कि घास का मैदान और उसको क्या नाम दिया जाता है, किस जगह पे है, उस क्षेत्र का नाम या देश या महाद्वीप का नाम आपको दे सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रेरी जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेरी कहा जाता है इन घास के मैदानों को। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, दूसरा प्रकार जो है स्टेपीज है, ये यूरेशिया वाले क्षेत्र में, स्टेपीज यूरेशिया महाद्वीप है। यूरेशिया का अर्थ हो गया यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया ये दोनों मिला करके यूरेशिया बोला जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि कभी सवाना अफ्रीका में बोलते हैं इस घास के मैदानों को। कहाँ? अफ्रीका में। ठीक है, और पंपास दक्षिणी अमेरिका। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है इनको। ये जो घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं इनको। इंपॉर्टेंस नाम है, और इन सब में मुझे लगता है कि सारे घास के मैदानों से प्रश्न बन चुके हैं और अक्सर बनते रहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार बन गया प्रश्न तो नहीं बनेगा। ये सब एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं।
कि 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में एक आध दो स्टेटमेंट यहाँ से दे ही देना है। ठीक है। कैंटरबरी का मैदान कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। ठीक है। और इसके बाद में फिर आता है हंगरी में पुस्टाज। पुस्टाज कहाँ का नाम है? ये हंगरी। ठीक है। और एक नाम और आता है कैंपॉस की। कैंपॉस ब्राज़ील में बोला जाता है। कैंपॉस ब्राज़ील में। तो ये नाम आप ध्यान में रखिएगा और बहुत जोर दे के मैं कह रहा हूँ कि ये नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक, बात करते हैं मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मरुस्थल क्या होता है। आप मरुस्थल किसे कहेंगे? जहाँ धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं लगातार, या फिर कोई और परिभाषा होगी इसकी? तो मरुस्थल का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि वहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चल रही हों, बालू वाला क्षेत्र हो, बहुत गर्मी हो, पानी ही ना हो। ऐसी कोई परिभाषा, ऐसा कोई मानक नहीं है जो मरुस्थल को डिफाइन करता हो। सिर्फ एक ही मानक है कि उस क्षेत्र में जो वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो। वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो तो फिर वो क्षेत्र क्या होगा? मरुस्थल कहलाएगा। बस एक ही परिभाषा है इसकी, इतनी छोटी सी, कि अगर किसी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो फिर वो क्षेत्र क्या होगा? मरुस्थल होगा। अब इसका अर्थ ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि बालू वाला क्षेत्र ही ऐसा हो। मरुस्थल जरूरी नहीं है कि बालू वाला ही क्षेत्र हो। अगर 25 सेंटीमीटर वर्षा मानक है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर इसका मानक है, तो फिर अंटार्कटिका महाद्वीप पर वहाँ भी तो वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम ही होगी, तो भाई वो शीत मरुस्थल है। तो मरुस्थल दो प्रकार से हो सकते हैं इस परिभाषा के हिसाब से। एक तो शीत मरुस्थल होगा और एक गर्म मरुस्थल होगा। ठीक है। मरुस्थल दो हो सकते हैं, एक शीत मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल वो होगा जहां 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो रही है लेकिन वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। और अगर गर्मी बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये हो गया कि सूर्यातप, सूर्य से आने वाला प्रकाश वहां ज्यादा मिल रहा है, तो वहां पे वाष्पीकरण अधिक हो रहा है अगर गर्मी ज्यादा है तो। अगर उस क्षेत्र में वर्षा कम हो रही है तभी तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, अगर तो वर्षा ना के बराबर हो रही है तो वहां धूल भरी आंधियां भी चलेंगी। धूल भरी आंधियां भी चलेंगी, जमीन गर्म भी रहेगा, पसीना भी आएगा, बहुत गर्मी है वहां पे। लेकिन ये गर्म मरुस्थल की विशेषता है। ठंडे मरुस्थल में इसके ठीक विपरीत हो जाएगी परिस्थिति। वहां पे गर्मी नहीं है, बहुत ठंडा है। जैसे भारत में दोनों मरुस्थल पाए जाते हैं, राजस्थान में थार का गर्म मरुस्थल और लद्दाख में शीत मरुस्थल। वर्षा दोनों जगह पे 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, इसलिए वो भी दोनों मरुस्थल ही हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि मरुस्थल दो प्रकार से हो सकते हैं, शीत मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। ठीक है। अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ पे कम पानी है। मैं विशेषताएं सब गर्म मरुस्थल की होंगी, क्योंकि शीत मरुस्थल में तो जीव जंतु का पनपना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं जो ठंडी के प्रति अनुकूलित होते हैं। ठीक है। तो गर्म मरुस्थलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पौधे जो हैं वो कम पानी के लिए अनुकूलित होते हैं। एडॉप्टेशन में मैंने ये बातें आपको बता रखी है, अनुकूलन में, कि मरुस्थलों में कैसे जीव जंतु अपने जीवन को जी लेते हैं। भाई जैसे कैक्टस वनस्पति है तो उसको पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए, पानी कम है तो फिर वो क्या करती है, अपने जो उसकी तने होते हैं वो मांसल्स होते हैं, पानी जो होता है वो एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में, जेल के रूप में पाया जाता है। उसकी जड़ें ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली होती हैं ताकि अगर थोड़ी बहुत भी वर्षा हो तो ज़्यादा क्षेत्रों से पानी वो ले सकें और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। जो जीव जंतु होते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं, उनके पैर लंबे होते हैं ताकि सतह की जो गर्मी होती है उससे उनका शरीर बच सके। जो जमीन जितनी तपने लगती है, अब जैसे ऊंट है, आप देखते हैं ऊंट कितना लंबा होता है। वो लंबा इसीलिए होता है कि अगर छोटी टांग रहेगी उसकी तो बालू, उसके शरीर में बालू की जो गर्मी है, सतह की जो गर्मी है, उससे वो बच नहीं पाएगा। ठीक है। तो इस तरीके के जो जीव जंतु होते हैं वो उस माहौल के लिए, उस पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं गर्म मरुस्थल के लिए। ऐसे ठंडे मरुस्थल के लिए भी अनुकूलित होते हैं जीव जंतु। ठीक है। इस क्षेत्र में आर्द्रता बहुत कम, आर्द्रता मतलब वायु में नमी बहुत कम होती है। अगर नमी होती तो बारिश भी होती।
विश्व के लगभग जितने भी गर्म मरुस्थल हैं, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, उनका जो विस्तार है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंध, अब ध्यान रखें, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में जो उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है, उष्णकटिबंध वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंध का जो क्षेत्र है 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में, लेकिन 0 डिग्री के आसपास नहीं पाए जाएंगे मरुस्थल ज़्यादा। कारण क्या है कि 0 डिग्री के आसपास 15 डिग्री तक संवहनीय वर्षा लगातार होती रहती है और इस वर्षा के कारण मरुस्थल नहीं होते। लेकिन 15 से 30-35 तक, आप मान लीजिए 15 से 30 या 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, इन्हीं के बीच में लगभग सभी मरुस्थल, गर्म मरुस्थल आपके जितने भी हैं वो मिलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के सहारे अगर आपको मरुस्थलों को देखना है तो आप क्या करें, कर्क रेखा और मकर रेखा पकड़िए और उसी के आगे बढ़िए, कर्क और मकर के सहारे। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में आपको बताया जाएगा कि यहीं पर मरुस्थल क्यों। ओशनियोग्राफी में मैंने महासागरीय जल के तापमान की बात की थी, आप प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वीडियो में, आप जा कर के वहाँ देखिएगा। वहाँ पे मैंने ये चीज़ स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में मरुस्थल होने का कारण क्या है। कुछ बातें आपको वहाँ से, कुछ क्या लगभग सारी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ही पाए जाएंगे लगभग मरुस्थल, ये भी आप फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। महाद्वीपों के पश्चिमी तट, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ही क्यों, पूर्वी तट पर क्यों नहीं? क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर महासागरीय धाराएं, कैसी धारा होती है, गर्म की ठंडी, ठंडी धारा होती है और वहाँ का तापमान गिरा देती है। और जब तापमान कम हो जाता है तो उस क्षेत्र में जो वायु है उसके यानी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ही गिर जाती है। तो जब आर्द्रता ही नहीं होगी, नमी ही नहीं होगी हवा में, तो बारिश कैसे होगी? और भी कारण है। इसी क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के सहारे अपवेलिंग की स्थिति होती है। अपवेलिंग का अर्थ होगा कि सागर का ठंडा जल वहाँ पे होता है जो कि सतह से होकर के आता है सागर के। इस पर भी हमने बात चर्चा किया है ओशनियोग्राफी में, एक वीडियो आपको मिल जाएगा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, और उसमें हमने ये बात स्पष्ट किया है कि कैसे अपवेलिंग की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा वहाँ से। कुछ मरुस्थलों की अगर बात की जाए तो जैसे अटाकामा का मरुस्थल है, एक फेमस मरुस्थल आप देखते हैं सहारा है। सहारा का मरुस्थल, नामीबिया है, कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी, ऐसे बहुत सारे मरुस्थल हैं जो आप वर्ल्ड मैप लेकर के, एटलस लेकर के अलग अलग महाद्वीपों में आप देख लीजिएगा और उनकी एक लिस्ट आप अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी महाद्वीपों के साथ जोड़ करके मरुस्थलों का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो अब ये तो गर्म मरुस्थल की बात हो गई, लेकिन जो शीत मरुस्थल होता है वो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में अक्सर ये पाए जाते हैं, और खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ चारों ओर से पहाड़ियाँ हो, जहाँ पे वर्षा नहीं होती है और ये घिरे होते हैं चारों तरफ से, इसलिए यहाँ पर वर्षा पहुँच भी नहीं पाती है। ठीक वैसे ही होते हैं जैसे हिमालय को पार करके मानसून तिब्बत नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, और अल्पाइन घास, झाड़ियाँ, इस तरह के वनस्पतियाँ यहाँ पे मिलती हैं। बर्फ वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि ठंडा मरुस्थल है तो बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े पेड़ों का अभाव होता है। तो ये तो बात हो गई मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की। अब बात करते हैं टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र की। जो टुंड्रा का अर्थ ही होता है उच्च भूमि, ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि टुंड्रा का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा उच्च भूमि होता है। उच्च भूमि का अर्थ क्या होता है कि ऐसी भूमि जिसका अक्षांश उच्च हो, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती है, या फिर पर्वतों की ऊंचाई पर, इस तरह का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। टुंड्रा की खास विशेषता है कि ये बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्रों से सटे हुए होते हैं, बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ध्रुवीय क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्र में इनकी विशेषता। अब आप सोच सकते हैं कि घास
या पेड़ पौधे तो शायद ही मिले, लेकिन लाइकेन वगैरह यहाँ पर काई है, लाइकेन्स है, इन सब की उपस्थिति मिलती है। कुछ फूल के प्रकार जो कभी ग्रीष्म ऋतु में अक्सर कहीं कहीं नजर आ जाते हैं। ठीक है, इनका जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, आप कह सकते हैं कि जो कनाडा के उत्तर वाला द्वीपीय क्षेत्र है। अब कनाडा को देखेंगे तो एकदम कटा फटा है, लगता है जैसे कि एक जाल जैसा बना हुआ है, छोटे छोटे द्वीप अलग अलग मिलते हैं, वो वाला क्षेत्र। ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, इन सब क्षेत्रों में, या यूरोप और रसिया का उत्तर वाला क्षेत्र, एकदम उत्तरी अक्षांश में चले जाइए आप, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फ से ढका हुआ जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये बायोम या पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। यहाँ सूर्य के प्रकाश और तापमान का अभाव रहता है या फिर बहुत कम पड़ता है। बहुत कम का अर्थ हो गया यहाँ पर कि बिल्कुल नहीं। ठीक है, वर्षा होती है लेकिन स्नोबॉल के रूप में, यानी हिमपात के रूप में वर्षा होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं वो शीत निष्क्रियता का प्रदर्शन करते हैं, ये एक विशेषता है। जीव जंतु शीत निष्क्रियता, मैंने शीत निष्क्रियता के बारे में आपसे चर्चा किया है पिछली क्लास में कि शीत निष्क्रियता का अर्थ होगा कि शीत के मौसम में यानी ठंडी के मौसम में ये निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जब ऑलरेडी ये बहुत ठंडा प्रदेश है, तो जब यहाँ पे जब ठंडी का मौसम आता है तो फिर ये कितना ठंडा होता होगा। तो जो जीव जंतु होते हैं ऐसे क्षेत्रों में, वो जीव जंतु अपने शरीर का तापमान मेंटेन रखने के लिए जब बहुत ठंडी पड़ने लगती है तो फिर क्या करते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं ताकि ठंडी से बच सके, और जब ठंडी का मौसम जाता है तो फिर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टुंड्रा बायोम। अल्पाइन टुंड्रा जानने लायक है वो इसलिए क्योंकि आमतौर पे ये पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्वत है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होती है, गिरावट आती है। तो एक निश्चित ऊंचाई पर अलग अलग तापमान मिलेगा। ठीक वैसे जैसे पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान मिलता है, ध्रुवों पर तापमान घटता जाता है, वैसे पहाड़ों पर, पर्वतों पर सतह पे जब आप होते हैं तो तापमान अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं तापमान में गिरावट आने लगती है। तो अगर जो तापमान ध्रुवीय क्षेत्रों में है वो तापमान पर्वतों की चोटी पे मिलेगा आपको, तो वहाँ पे ये टुंड्रा, जो टुंड्रा पारिस्थितिकी है वहाँ पर पाई जाएगी। इसी को अल्पाइन टुंड्रा कहते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं की अगर बात की जाए तो फिर बर्फीले क्षेत्रों में सबसे फेमस जीव जंतु का नाम है रेंडियर। रेंडियर वहाँ के जो लोग होते हैं, जनजातीय लोग हैं, वो रेंडियर को क्या करते हैं, अपने वहाँ परिवहन का एक साधन मानते हैं, इनसे गाड़ी खिंचवाते हैं बर्फ पे। ठीक है, तो रेंडियर जीव पाया जाता है जो ठंडी के लिए यानी शीत के लिए अनुकूलित होता है और महत्वपूर्ण जीव है। ध्रुवीय भालू, लोमड़ी, जो आर्कटिक लोमड़ी होती है, आर्कटिक लोमड़ी या ध्रुवीय भालू, ये सब यहाँ के जीव जंतु हैं जो यहाँ इस परिस्थिति में रहने के लिए अनुकूलित हैं। ठीक है, तो अगर अल्पाइन का जो क्षेत्र है आप समझ लीजिए, हिमालय पे भी आप देख लेंगे, रॉकी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जितने भी बड़ी बड़े पर्वत श्रृंखला हैं वहाँ पे अल्पाइन टुंड्रा आपको मिल जाता है एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद में। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की। अगली क्लास में हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पे चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट